नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ेंगे 12वां अध्याय जिसका नाम है मानव संसाधन। हालांकि इस अध्याय में से बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो काट दिए गए, किंतु जो टॉपिक बचे हैं आज हम उन्हीं टॉपिकों का अध्ययन करने वाले हैं। ये पार्ट आपको एग्जाम में दिलाएगा पूरे 4 मार्क्स। तो चलिए बिना देरी के करते हैं इस पार्ट को स्टार्ट। देखिए, आपके इस पार्ट का नाम है मानव संसाधन। मानव का मतलब समझ में आता है, हम आप ये सब क्या मानव है। संसाधन का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपकी बुक में बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी हुई है। क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है वे संसाधन कहलाती है। मतलब कि क्या, पर्यावरण में जो जो वस्तु उपलब्ध है और जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, जो वस्तु में उपयोग में आती है, वे सभी वस्तु क्या है, संसाधन है। क्या, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है, उपयोग में आती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो ये संसाधन का मतलब समझ में आ गया, मानव का मतलब भी समझ में आ गया। तो मानव संसाधन मतलब देखिए, मानव से भी तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं ना भाई। मानव ही तो है जो काम कर रहा है, मानव ही तो है जिसने सब कुछ काम किया है, मानव ही तो है जिसने इतने सारे मतलब गुरुत्वाकर्षण से लेके कोयला से लेके सब कुछ मानव ने तो खोज निकाला है। जब तक मानव ने नहीं खोजा तब तक कोयला क्या था, एक पहाड़ था ना। लेकिन मानव ने उसको खोजा, तो कोयला इसका उपयोग करना चाहिए। तो क्या किया, मानव ने इसका उपयोग किया, तो वो क्या हो गया, मानव संसाधन हो गया। ठीक है, अभी देखिए मानव संसाधन का मतलब क्या है, तो मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। देखिए, किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती है ना, तो उस देश को, वो देश इस जनसंख्या को बोझ की तरह नहीं झेलता, वो देश उस संख्या को दायित्व की तरह नहीं लेता। वो क्या लेता, क्या, ये तो परिसंपत्ति है। मतलब कि क्या, जिस देश में जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब उस देश में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी ज्यादा होगी। अगर वो जनसंख्या पढ़ी लिखी है, अच्छी जनसंख्या है, खुश है, या फिर शिक्षा में अच्छी है, उनको सही से सुविधाएं मिल रही है, तब तो सोने पे सुहागा। मतलब क्या, तब तो और भी ज्यादा अच्छा। अगर जनसंख्या जो है वो शिक्षित है, परीक्षित है, उनको सही से चिकित्सा मिल रही, सुविधाएं मिल रही है, तब तो जनसंख्या बहुत ज्यादा देश के लिए काम करेगी और देश को आगे लेके जाएगी। तो ये देश की क्या हो गई, ये देश की होगी परिसंपत्ति। देश का दायित्व, ज्यादा जनसंख्या देश के ऊपर बोझ नहीं बनती। हाँ, बोझ कब बनेगी, जब जनसंख्या कुछ काम नहीं करेगी, जब जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं होगी, उनको जो है मतलब किसी भी समय उनकी मौत हो सकती है। तो इस प्रकार जो जनसंख्या रहेगी वो क्या हो सकता है, वो दायित्व हो सकता है, बोझ हो सकता है। लेकिन जो जनसंख्या शिक्षित है, जो परीक्षित है, जिनको सही से सुविधाएं मिलती है, वो जनसंख्या क्या है, परिसंपत्ति है देश की। ठीक है ना। जनसंख्या का मतलब क्या होता है, तो देखिए, किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या। देखिए, किसी निश्चित स्थान में, मान लीजिए एक निश्चित स्थान, मान लीजिए जयपुर है, ठीक है ना। उस जयपुर में एक निश्चित समय में, मान लीजिए जयपुर के दिन, मतलब जयपुर में आज के दिन कितनी जनसंख्या है, कितने व्यक्ति हैं। व्यक्ति में सब महिलाएं आ गए, पुरुष आ गए, बच्चे आ गए, बच्चियां आ गए, बूढ़े आ गए, सब आ गए, व्यक्तियों में सब आ गए। ठीक है ना। तो एक शहर में, मतलब एक जगह पे एक निश्चित समय में कितने व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। देखिए, जनसंख्या का आकार एवं वितरण क्या होता है, क्या, जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या का वितरण क्या होता है। तो आकार मतलब किसी स्थान पे कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या, कितनी जनसंख्या, यही है जनसंख्या का आकार। कितने महिला है, कितने पुरुष है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, ये क्या हो गया, वितरण हो गया, ये क्या हो गया, आकार हो गया। ठीक है ना। तो देखिए, जनसंख्या के मामले में जो चीन जो है ना, वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। मतलब चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद भारत में है, दूसरे नंबर पे भारत आता है जनसंख्या के मामले में। ये 2011 के आंकड़े के हिसाब से, हाँ 2011 के आंकड़े के हिसाब से है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पे आता है ब्राजील। पाकिस्तान जो है 8वें 9वें नंबर पे आता है। वैसे पाकिस्तान हमेशा पीछे ही रहता है। पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज में आगे रहता है, वो है भीख मांगने में। ठीक है ना।
तो चीन पहले स्थान पे, भारत जो है दूसरे स्थान पे, यूएसए जो है तीसरे स्थान पे, इंडोनेशिया जो है चौथे स्थान पे, ब्राजील क्या है पांचवें स्थान पे आता है। देखिए 2011 की जनगणना, जब 2011 की जनगणना हुई तो उसके हिसाब से भारत की जो जनसंख्या थी वो विश्व में 17.3% थी। विश्व की जितनी जनसंख्या है, मान लीजिए ये विश्व की जनसंख्या है, उस विश्व की जनसंख्या का 17.3 भाग, कितना 17.3% जो है सिर्फ भारत की जनसंख्या थी। कितनी? भारत की, ठीक है ना। देखिए लगभग 32.8 किलोमीटर वर्ग, 8 वर्ग किलोमीटर, मतलब भारत में जहां जहां लोग रहते हैं वो स्थान कितना है 32.8 लाख किलोमीटर। भारत का जो भूभाग है उस भूभाग पर ये जनसंख्या रहती है। कितनी? 17.3% जनसंख्या रहती है। और विश्व का मतलब मान लीजिए पूरे पृथ्वी का भूभाग, ठीक है, ये पूरे पृथ्वी का भूभाग है, उस भूभाग पर 2.4% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ भारत में रहती है, ठीक है ना। देखिए भारत में जो है यूपी जनसंख्या के मामले में सबसे पहले स्थान पे है। उसके बाद जो है भारत में जो कि भारत का 16.49 लगभग 16.5% है। मतलब कि भारत की 16.5% जनसंख्या कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। यूपी क्या है? भारत के पहला स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। अच्छा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान है, ठीक है ना, याद रखना। देखिए सिक्किम जो है, सिक्किम में क्या है? एक राज्य है। एक उत्तर के साइड का मतलब एक पूर्वी साइड का जो क्या है, सिक्किम एक राज्य है, वहां की जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है ना। भारत का लगभग 0.05 लगभग 1% से भी आधा, 1% से भी कम जनसंख्या कहां पे रहती है? किस राज्य में रहती है? सिक्किम में रहती है। क्यों? क्योंकि वहां की जो इलाका बड़ा पहाड़ी उबड़ खाबड़ इलाका है वहां की, इसलिए वहां पे ऐसी है, ठीक है ना। लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है, लगभग 1 लाख से भी यहाँ की जनसंख्या है, बहुत कम है यहाँ की जनसंख्या, ठीक है, लक्षद्वीप की। भारत की जो आधी जनसंख्या है, भारत की आधी जनसंख्या मुश्किल से 5 राज्यों में, कितने? 5 राज्यों में। उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ गया, यूपी आ गया, फिर महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र बॉम्बे में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मतलब हर शहर से बॉम्बे में लोग आते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में भी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। इन 5 राज्यों में जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है और भारत की लगभग आधी जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में रहती है। अभी देखते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान जो है 8वां स्थान रखता है भारत में, ठीक है ना। 8वें स्थान पर कौन आता है? राजस्थान आता है, जो कि 5.67 मतलब 5.67% जनसंख्या राजस्थान में रहती है भारत की। और ये जनसंख्या लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, मतलब राजस्थान का जितना इलाका है उस इलाके के 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में 5.67% जनसंख्या भारत की फैली हुई है, ठीक है ना। देखिए जयपुर जो है, जयपुर में राजस्थान के जो जिले, कितने जिले? 33 जिले हैं। 33 जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे है? जयपुर में है सबसे अधिक। क्यों? जयपुर एक डेवलप्ड सिटी है, एक अच्छा नगर है, तो वहां पे अधिक से अधिक लोग आते हैं, ठीक है ना। तो जयपुर की जनसंख्या सबसे अधिक है। जैसलमेर की जनसंख्या सबसे कम है, इसलिए आपने देखा होगा जैसलमेर में जो घर है बहुत पास पास में, मतलब बहुत अलग अलग होते हैं, जबकि जयपुर में घर जो है बहुत पास पास में, मतलब एक ही बिल्डिंग में कितने सारे फ्लैट होते हैं, ठीक है ना। तो जयपुर की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है, अधिक है राजस्थान में, और जैसलमेर की जनसंख्या जो है सबसे कम है। अभी जनसंख्या वृद्धि क्या है इसको हम देख लेते हैं। किसी विशेष समयांतराल में, जैसे 10 वर्षों पहले, किसी देश, राज्य, स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। मान लीजिए कोई एक समय है, मतलब समय 1 वर्ष हो सकता है, 10 साल हो सकते हैं, 1 दशक, मतलब 10 साल को क्या कहते हैं? 1 दशक कहते हैं। तो 1 साल का समय हो सकता है, 10 साल का समय हो सकता है, मतलब 1 दशक का समय हो सकता है। वो किसी देश का हो सकता है, मतलब भारत देश का हो सकता है, भारत का किसी राज्य, राजस्थान का हो सकता है, किसी जिले का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी वो समय हो सकता है। तो उस स्थान में एक समय के भीतर, मान लीजिए 10 साल के भीतर उस स्थान, मान लीजिए जयपुर है, जयपुर में 10 साल के भीतर जनसंख्या कितनी आई और कितनी गई, ठीक है ना। जनसंख्या में कितना अंतर आया 10 साल के अंदर अंदर, वो क्या हो गया? जनसंख्या में परिवर्तन हो गया। मान लीजिए 2001 में अगर जयपुर की जनसंख्या 10 लाख थी और 2011 में अगर जयपुर की संख्या 20 लाख होती है, तो ये क्या हुआ? ये जनसंख्या में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी
जन्म और मृत्यु के कारण होती है। देखिए जनसंख्या में वृद्धि कब होती है, या तो कोई नए बच्चे जन्म लेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, या कोई लोग जो बूढ़े लोग मरेंगे उनकी मृत्यु होगी तो जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष या एक दशक मतलब 10 साल, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष या 10 साल में मतलब एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। मैंने अभी आपको बताया था कि 2001 में अगर जयपुर की जनसंख्या 10 लाख थी और 2011 में अगर जयपुर की जनसंख्या 20 लाख होती है तो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन कैसा परिवर्तन हुआ, वृद्धि वाला, वृद्धि का परिवर्तन, मतलब जनसंख्या क्या हुई, वृद्धि हुई, बड़ी अधिक जनसंख्या हो गई। ठीक है ना। पहले की जनसंख्या अभी देखते क्या है, पहले की जनसंख्या 2001, मान लीजिए 2001 की जनसंख्या थी, बाद की जनसंख्या मतलब 2011 की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त करने के निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए, देखिए ये हम क्या पढ़े, निरपेक्ष वृद्धि पढ़ रहे। तो निरपेक्ष वृद्धि मतलब क्या होता है कि जो पहले की जनसंख्या के आंकड़े थे, पहले की जनसंख्या मतलब 2001 की जनसंख्या के जो आंकड़े थे, इसके बाद 2011 में जनसंख्या के आंकड़े आए, तो पहले की जनसंख्या के आंकड़े जितने भी आए और अभी की जनसंख्या के जितने भी आंकड़े आए उसको घटा दो, क्या कर दो, घटा दो, माइनस कर दो, तो जो आएगा, जो आंकड़े आएंगे वो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष वृद्धि हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 2001 में अगर 5 लाख थी और 2011 में अगर 10 लाख हो गए तो 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख क्या हो गई, निरपेक्ष वृद्धि हो गई। ठीक है ना। तो किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई वृद्धि को क्या कहती है, वृद्धि दर कहलाती है। मतलब कि मान लीजिए एक साल में जो जनसंख्या है, मान लीजिए भारत की जनसंख्या 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, एक साल के भीतर 100 बच्चों पे मतलब 100 व्यक्तियों पे कितने नए बच्चों ने जन्म लिया, कि 100 लोगों पर कितने नए बच्चे जन्मे। मान लीजिए 100 लोगों पर 4 नए बच्चे जन्मे तो ये 4% भारत की क्या हो गई, वार्षिक वृद्धि दर हो गई। वृद्धि दर मतलब समझ में आया कि 100 लोगों पर कितने नए बच्चों ने जन्म लिया, वो क्या हो गई, वृद्धि दर हो गई। या फिर बाहर से लोग आगे रहने के लिए दूसरे देश से, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मूल जनसंख्या 100 व्यक्तियों पर 4 व्यक्ति बढ़े तो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगा। तो 100 व्यक्तियों में अगर 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्तियों पर ऊपर 4 व्यक्ति बढ़ गए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो वृद्धि दर हो जाएगी, कितनी, 4% वृद्धि दर हो जाएगी। मान लीजिए 100 व्यक्तियों पर अगर 10 व्यक्ति बढ़ गए तो 10% क्या हो गई, वृद्धि दर हो गई। ठीक है ना। अभी देखिए भारत में जो है जनसंख्या जो है, आजाद भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनसंख्या कब हुई, 1951 में हुई। तब उस समय जनसंख्या कितनी थी, 1.25% क्या थी, वृद्धि दर थी भारत की, क्या थी, वृद्धि दर। मतलब कि इस हिसाब से लोग जो है बच्चे पैदा हो रहे थे। ठीक है। 1.25% क्या थी, वृद्धि दर थी। लेकिन 1981 आते आते ये वृद्धि दर बहुत ज्यादा बढ़ गई, लगभग 2.22% हो गई, 2.22% जो है % जो है ये वृद्धि दर हो गई, जो कि अब तक की भारत के इतिहास की सबसे ज्यादा वृद्धि दर 1981 की वृद्धि दर है। किंतु लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर आगे चल के 2011 में ये वृद्धि दर कम हुई और 1.64% वृद्धि दर जो है हो गई, मतलब कि कम हो गई। तो भारत के इतिहास की सबसे अधिक वृद्धि दर कब हुई, तो 1981 में हुई। ठीक है ना। अभी 2021 में भी जनगणना होने वाली है, सेंसस होने वाले हैं 2021 में भी, तो नए आंकड़े आएंगे तो हमें नया कुछ पता चलेगा। अभी तक तो हम 2001 और 2020 का क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन करके ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में बाड़मेर में वृद्धि दर बहुत ज्यादा है, बाड़मेर में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे पैदा होते हैं, तो बाड़मेर में क्या है, वृद्धि दर अधिक है। जबकि गंगानगर जिले में क्या है, वृद्धि दर बहुत कम है। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 122 लाख है, मतलब 1,22,00,000 हर साल अपने भारत में 1,22,00,000 बच्चे पैदा होते हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या उतनी शायद से भारत में एक साल में बच्चे पैदा हो जाते हैं। कितने, 1,22,00,000 बच्चे जो है हर साल पैदा होते हैं, 122 लाख बच्चे हर साल भारत में पैदा होते हैं, और इस हिसाब से जो है आगे बढ़ भी रहे हैं। ऐसा एक अनुमान है कि 1945 आते आते 1945 आते आते सॉरी 2045 आते आते हम लोग चाइना को टक्कर दे देंगे जनसंख्या के मामले में और चाइना से आगे हो जाएंगे।
जनसंख्या के मामले में, ठीक है ना। अभी हमने जनसंख्या में वृद्धि देख ली, अभी हम ये देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों होती है, उसके क्या क्या कारण है जनसंख्या में वृद्धि होने के। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो सब देखिए जनसंख्या वृद्धि के मुख्य तो 3 घटक है, 3 कारण है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ये 3 मुख्य कारण है जनसंख्या बढ़ने के, जनसंख्या में वृद्धि होने के। देखिए जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मतलब देखिए जन्म लिया और मर गए, इसके बीच में जो क्या हुआ, वृद्धि हुई ना, जन्म लेते ही वृद्धि हुई और मरने से घट गई। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो वृद्धि होती है जनसंख्या में, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या होता है। तो जन्म दर देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। देखिए एक वर्ष में, एक साल में 1000, क्या एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। एक साल में 1000 लोगों पर कितने नए बच्चों का जो जीवित हो, कुछ कुछ बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक साल में 1000 व्यक्तियों पर, व्यक्ति मतलब महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, बच्चे बूढ़े सब हो सकते हैं। एक साल में 1000 में कितने नए बच्चों ने जन्म लिया, उन जन्म के आंकड़ों को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। मान लीजिए एक साल में 1000 व्यक्तियों में 50 नए बच्चों ने जन्म लिया, कितना 50, तो क्या हो गया 50% क्या हो गया, जन्म दर हो गया, है कि नहीं। तो भारत में जो जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख घटक क्या है, जन्म दर भी भारत में जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण है, घटक है। भारत में जो जन्म दर बहुत ज्यादा, बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, भारत में जन्म दर बहुत अधिक है, और भारत में मृत्यु दर जो है बहुत कम है। मतलब लोग जो है कम मात्रा में मृत्यु हो रही है लोगों की, किंतु नए नए बच्चों का जन्म जो है बड़ी तेजी से हो रहा है। अभी मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर सेम, ये देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मान लीजिए एक साल में 1000 में कितने लोग मरे, मान लीजिए अगर 50 लोग मर गए तो क्या होगा, 50% क्या हो जाएगी, मृत्यु दर हो जाएगी। तो एक साल में 1000 में कितने लोग मरे, उसे क्या कहते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसे क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। भारत में मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है, क्योंकि भारत में जो है सुविधाएं बढ़ रही है। आजकल तो लोग जब तक, जो बूढ़े व्यक्ति होते, जब तक उनकी सांस, एक एक सांस चल रही है तब तक वो वेंटिलाइजर पे जो है बहते हैं, जब तक उनकी एक भी सांस न चले तब निकालते कि हाँ मर गए, फाइनली फिक्स हो गया। तो ये हालत है, मतलब लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी खासी मिल रही है, उसके चलते जो है भारत में मृत्यु दर में बहुत ज्यादा कमी आई। हालांकि अच्छी बात भी है, लोग कम मरे, अच्छी बात है कि नहीं। 1980 तक जो है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बहुत था। मतलब 1980 तक तो ऐसी हालत थी कि जन्म दर बहुत ज्यादा थी भारत की और मृत्यु दर बहुत कम थी। उसके कारण क्या हुआ, जन्म दर अधिक हो गई, जिसके कारण जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 1980 के आसपास जो है भारत की जन्म दर कितनी थी, 2.22% जो है भारत की उस समय जन्म दर थी। और 1981 के बाद से क्या होने लगा कि जो है जन्म दर में गिरावट आ गई। लोग फिर समझने लगे कि ज्यादा बच्चा पैदा करना ठीक नहीं है, 2 ही बच्चे अच्छे अपने, है कि नहीं। तो 1981 से जन्म दर में क्या आने लगी, गिरावट आने लगी, जिसके कारण जो है मृत्यु दर में और जन्म दर में क्या आने लगी, कमी आने, मतलब जन्म दर में कमी आने लगी, जिसके कारण, ठीक है ना। अभी प्रवास क्या होता है, देखिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, है कि नहीं। तो व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अभी यहाँ पे प्रवास जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक प्रवास होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। एक तो अपने भारत देश के अंदर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, जैसे कि मैं जो हूँ राजस्थान से बॉम्बे आया, तो मैंने क्या किया, प्रवास किया है कि नहीं। कोई व्यक्ति जो है भारत से अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। तो देखिए आंतरिक प्रवास से क्या होता है पता है, आंतरिक प्रवास से होता है वितरण को प्रभावित होता है। मतलब आंतरिक प्रवास से जो है भारत की जनसंख्या में कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु जो वितरण है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले जो है मैं राजस्थान का था, अभी मेरी जनसंख्या जो जनगणना कहाँ हो गई, राजस्थान की हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया तो भाई जो मेरे लिए जो सुविधा उपलब्ध हो गई थी वो राजस्थान में हो गई थी, क्योंकि मैं वहां पे काउंट हो गया जनगणना में ना। लेकिन मैं अभी महाराष्ट्र में आ गया और यहाँ के जो लोगों की जो जनगणना के अनुसार जो सुविधाएं मिल रही थी उसमें कमी हो गई। तो समझ गए, वितरण में कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, वितरण में
कमी हो जाती है। भारत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रवास जो है होता है शादी के कारण। भारत में जो है गांवों में सबसे ज्यादा प्रवास होता है। महिलाएं जो है शादी के बाद अपने पति के घर पे जाती है कि नहीं, जाती कि नहीं जाती, बिल्कुल जाती है कि नहीं। तो भारत में, अपने देश में शादी के बाद महिलाओं का जो है प्रवास होता है, वो भी ग्रामीण इलाकों में। शहरी इलाकों में भी होता है ऐसा नहीं, होता है कि नहीं। और दूसरी प्रवास जो है गांवों से शहरों की तरफ होता है। गांव से शहर की तरफ जो प्रवास होता है, क्यों होता है? रोजगार के लिए, अच्छा जीवन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। हम भी अच्छी शिक्षा के लिए बॉम्बे आए थे राजस्थान छोड़ के, है कि नहीं। तो गांव से होके शहर में आ गए, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? प्रवास हो गया। अभी देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो प्रति 1 किलोमीटर में 1000 लोग, मतलब प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1 किलोमीटर का एरिया, 1 किलोमीटर का एरिया है, इस 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही क्या है? जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना। तो प्रति 1000 इकाई क्षेत्रफल, प्रति 1000 इकाई क्षेत्रफल मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है ना। प्रति 1000 इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि प्रति 1000 इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 में कितना था? 382 था। मतलब क्या? 382 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते थे। बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। वहां पे 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते थे। सबसे अधिक कहां पे था? बिहार में। क्यों? क्योंकि बिहार की जो भूमि है चपटी भूमि, एकदम जो है चपाट भूमि है। वहां पे जो है अच्छी भूमि होने के कारण क्या है? वहां पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अपने देश में सबसे कम कहां का जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17। 1 किलोमीटर 17 लोग ही रहते हैं। क्यों, क्या कारण है भाई? तो वहां पहाड़ी इलाके, उबड़ खाबड़ जगह है, तो लोग जो है घर दूर दूर बने हुए, जिसके कारण जो है लोग दूर दूर रहते हैं। इसीलिए जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 201 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में रहते हैं। वहीं पे अगर 2001 का, मतलब 201 है वो तो 2011 की जनसंख्या है, और 2001 जो है वो 2001 में कितना था? 165 लोग 1 किलोमीटर में रहते थे। तो 2001 से लेकर के 2011 के बीच में 36 व्यक्ति बढ़ गए 1 किलोमीटर में। कितने? 36 व्यक्ति बढ़ गए 1 किलोमीटर में। कहां पे? राजस्थान में। जयपुर का अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो 598, जो कि पूरे राजस्थान में सबसे अधिक है। 598 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। इसलिए जयपुर में काफी पास में फ्लैट में, बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। 598 लोग रहते हैं। और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व जो पूरे राजस्थान में सबसे कम है, कितना है? 17 से भी कम है। 17 से भी कम है। 17 कहां का था? अरुणाचल प्रदेश का था। जैसलमेर का घनत्व तो 17 से भी कम है। वहां पे जो लोग हैं बहुत दूर दूर घर बना के रहते हैं, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी सुविधा नहीं है। जैसलमेर पानी की वजह बहुत वहां पर टीले हैं रेगिस्तान के, उसकी वजह से, है कि नहीं। तो असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। जो असम हो गया, जो प्रायद्वीपीय, असम जैसे जो प्रायद्वीपीय, जो पठार है, जो प्रायद्वीपीय राज्य है, उनका जो जनसंख्या घनत्व न तो बहुत ज्यादा है न बहुत ही कम है, एकदम बीच वाला मध्यम है। उत्तरी मैदानी भाग वाले एवं दक्षिणी में केवल का जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है। अभी केवल को ले लीजिए, या उत्तरी मैदानी मतलब उत्तर प्रदेश साइड को ले लीजिए, वहां पर जो है एकदम मैदानी इलाका, चपाट इलाका है, वहां पर सुविधाएं अच्छी है, केवल में अच्छी सुविधाएं है, इसलिए वहां का जो है जनसंख्या घनत्व क्या आता है? बहुत अधिक देखने को मिलता है। इतना हो गया। अभी देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हुए, कितनों को बुक पढ़नी आती है, कितनों को किसी भाषा को पढ़ना आता है, लिखना आता है, वो होती है साक्षरता दर। तो 2011 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग, कितने? 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिनको किसी न किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, किसी भाषा को समझकर लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? साक्षर माना जाएगा। मतलब 2011 के क्या अनुसार जो लोग किसी भी भाषा को पढ़कर लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? साक्षर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2011 में जो देश की साक्षरता दर, अपने भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी? 74.04, मतलब कि 74.04 जो है भारत की
साक्षरता दर थी उसमें जो पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा थी 82.14%, वहीं पे महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम थी 66.46% जो है महिलाओं की संख्या थी, है कि नहीं। मतलब इसका मतलब क्या होगा, पुरुष भारत में ज्यादा पढ़े लिखे हुए, महिलाओं को पढ़ने का मौका कम मिला हुआ है, ठीक है ना। केवल में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है, वहां पर कितनी है 93.91%, कितना 93.91% है। और बिहार का जो साक्षरता दर सबसे कम है, कितनी है 68.82%। इसके बाद जो है राजस्थान का साक्षरता दर कितना है 67.07, मतलब अपवर्क 67 जो है राजस्थान का जो है साक्षरता दर है। उसमें 80.57% जो है पुरुष पढ़े लिखे हैं राजस्थान में, और महिलाओं को बहुत कम मौका दिया गया है। 52.82% जो है महिलाएं पढ़ी लिखी हुई है राजस्थान में, है कि नहीं। मतलब महिलाएं बहुत पीछे है, महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा। हालांकि भी 2021 में जो नए जनसंख्या होगी उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कोटा, अभी देखिए राजस्थान में कोटा मतलब एकदम साइंस का हब, आईआईटी का हब कोटा, तो राजस्थान में कोटा जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। कितना वहां की कोटा की साक्षरता दर कितनी है 72.48, कहाँ की साक्षरता दर है कोटा की। और जालोर जो है पढ़ाई के मामले में बहुत नीचे है, जालोर सिरोही जैसे जो इलाके हैं पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे है। वहां की साक्षरता दर कितनी है 55.58, कितनी 55.58। देखिए आपने देखा होगा राजस्थान में जो है महिलाओं की शिक्षा जो है बहुत कम है, महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है। इसलिए सरकार जो है महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए, उनकी साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार जो है काफी मेहनत करती है, काफी अभियान चलाती है। तो ये कौन कौन सी अभियान है, कौन कौन सी योजना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सभी योजना आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि योजना इसलिए बनती है एग्जाम में पूछने के लिए ही योजना बनती है, ठीक है ना। तो साक्षरता अभियान कौन कौन सी योजना चलाई गई। सबसे पहला साक्षरता अभियान प्रौढ़ शिक्षा, मतलब जो प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बड़े बड़े व्यक्ति हो गए, जो जिनकी आयु 20 मतलब 40-50 साल के आसपास होगी, उनको पढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, सतत साक्षरता कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मतलब क्या बालिकाओं को रहने के लिए मतलब हॉस्टल जैसे स्कूल बनाई गई, आवासीय बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर, मतलब जो गांव से लेके शहर में बालिकाएं पढ़ने जाती है, लड़कियां पढ़ने जाती है, उनको भाड़ा बस का दिया जाएगा, वाउचर दिया जाएगा, गागी पुरस्कार दिया जाएगा, आपकी बेटी योजना, है कि नहीं। देव नारायण छात्र स्कूटी वितरण, मतलब कि जो लड़कियां अच्छी पढ़ेगी, अच्छे मार्क्स लाएगी, उनको स्कूटी भी दिया जाएगा। छात्रों को निःशुल्क साइकिल, और सभी छात्रों को निःशुल्क साइकिल मिलती है, आपने देखा होगा गाँव में तो बहुत मिलती है निःशुल्क साइकिल, ठीक है ना। ये साक्षरता दर हो गया। अभी देखते हैं लिंगानुपात। तो भारत का जो लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, तो देखिए किसी क्षेत्र में विशेष यथा देश, राज्य या स्थान के पुरुष व सभी स्त्री की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। मतलब क्या 1000 पुरुष पर कितनी, 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी है, वही क्या हो गया लिंगानुपात हो गया। मान लीजिए 1000 पुरुष पर मतलब आदमियों पर 1000 पुरुष पर 800 महिलाएं हैं, तो उस जगह का क्या हो गया, जो अनुपात कितना हो गया, महिलाओं का 800 अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो 2011 में जो है 940 लिंगानुपात था। भारत का 2011 में कितना अनुपात था 940, मतलब कि पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी, और अभी आगे बढ़ी होगी, है कि नहीं, बढ़ रही है अभी। तो मतलब देखिए 1000 होता है, मतलब 1000 पुरुष पे 1000 महिलाएं, तो ज्यादा अच्छा रहता है, समानता आ जाती है ना, कुछ नहीं तो कम से कम आंकड़ों में तो समानता आ जाती है। केवल में सर्वाधिक, जो केवल है वो पढ़ा लिखा भी है, और केवल में जो सर्वाधिक क्या है लिंगानुपात है। वहां पर केवल में 1000 पुरुषों पर 1084 क्या है महिलाओं की संख्या है। और हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम है, वहां पर 877 कितना 877 ही लिंगानुपात है। मतलब 1000 पुरुषों पर कितना लिंगानुपात है 877 महिलाएं है। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, कि वहां पे जो है हरियाणा साइड में बच्ची को पैदा होती मार देते हुए, लड़की की चाहत ना, हालांकि पहले ऐसा होता था, अब तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है कि नहीं। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था 928 था, कितना 928, मतलब 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं थी राजस्थान में। और 2001 में अगर 2001 का जनगणना देखें तो उसमें 921 जो है क्या थी महिलाएं थी। हालांकि देखिए 2011 में कितनी थी 928 थी, 2001 में कितनी थी 921 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 10 साल में 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो है ज्यादा
महिलाओं के अनुपात में ज्यादा लिंगानुपात में फर्क देखने को नहीं मिलता, मुश्किल से कितना 7 महिलाओं का फर्क देखने को मिलता है। और राजस्थान में जो डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर का कितना लिंगानुपात है 990। और राजसमंद जो जिला है, देखिए डूंगरपुर जिला है राजस्थान का, राजसमंद जो है जिला है राजस्थान का, तो राजसमंद का 988। ये डूंगरपुर और राजसमंद ये 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनका जो है जनसंख्या, जिनका जो है वो लिंगानुपात सबसे अधिक लिंगानुपात है। और धौलपुर का लिंगानुपात कितना है 845। धौलपुर का सबसे कम है राजस्थान में 845। धौलपुर भी एक जिला है। तो आज हमने आपका 12वां पाठ पढ़ लिया मानव संसाधन। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप बिंदास मुझे बताइए, आपके लिए ही बैठा हूं। चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमें दीजिए आपका आशीर्वाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।